Good evening, students. How are you? सब कैसे हैं? अच्छे हो? सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? I hope you all are fit and fine, doing very well. Very good. सबको बच्चों आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फिर हमने और डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस किए थे। और कोमल कुमारी बेटा हैंड आउट जो है आपको लिंक मिलता है उसको गूगल ब्राउजर पे ओपन कीजिए, गूगल क्रोम ब्राउजर पर, तो आपको दिखाई दे जाएगा, सब कुछ ओपन होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, हमारी फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर हम फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अब पढ़ने वाले हैं। अब लेकिन बच्चों फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले हमें पता हो ऑस्मोसिस क्या होता है। बट बच्चों मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि ऑस्मोसिस जो होता है क्या वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या? ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों ऑस्मोटिक, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले हमें पता हो व्हाट इज ऑस्मोसिस। अब बच्चों ऑस्मोसिस जो होता है उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ऑस्मोसिस जो होता है वो हम पढ़ेंगे जैसे आप बायो में पढ़ते हैं बच्चों, जो आप बायो में पढ़ते थे वही हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, बस वर्ड्स का डिफरेंस होगा, ओनली वर्ड्स का डिफरेंस होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, शिवम बेटा सब मैं जो बोल रहा हूँ अब ये ध्यान से देखिए, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। और बच्चों सबको ये पता है कि जो ऑस्मोसिस होता है, जो ऑस्मोसिस होता है वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम इन शॉर्ट एसपीएम लिख देते हैं। और बच्चों ये सबको पता है कि एसपीएम की प्रॉपर्टी होती है कि एसपीएम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके थ्रू ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो पाते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास हो सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। और रीजन बच्चों, बिकॉज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो एसपीएम के पोर्स की साइज से बड़ा होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं एसपीएम के पोर्स की साइज के कंपैरेटिवली। इसलिए बच्चों एसपीएम के थ्रू ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। दूसरी चीज बच्चों, अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, हमने बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, उसके लेफ्ट साइड में हमने लिया सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। लेफ्ट साइड में बच्चों एसपीएम के लिया सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जबकि राइट साइड में हमने लिया उसके सॉल्यूशन या मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन।
अब बच्चों आप बायो में पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस होता है जहां वाटर ज्यादा होता है, मीनिंग सॉल्वेंट जहां ज्यादा होता है वहां से कम वाटर की तरफ या कम सॉल्वेंट की तरफ। तो बच्चों जहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। ये आपने बायो में भी पढ़ा है बच्चों। तो अब मुझे एक चीज बता दीजिए बच्चों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्क्रीन पर देख के बताइए बच्चों, स्क्रीन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड होगा या सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड होगा या दोनों साइड्स विद अनइक्वल रेट्स होगा? दोनों साइड्स विद अनइक्वल रेट्स होगा, बिकॉज बच्चों सॉल्यूशन में भी तो सॉल्वेंट होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया था कि ऑस्मोसिस में होता क्या है। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू a SPM is from both sides with unequal rates, with unequal rates। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था वो AIPMT में पूछा था, उसने इतना सा क्वेश्चन पूछा था बच्चों, इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, फर्स्ट ऑप्शन था सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, from solution to solvent, third in both sides with unequal rates, in both sides with unequal rates। तो बच्चों in both sides with unequal rates वो करेक्ट था। लेकिन बच्चों ये तो हमने बोला ऑस्मोसिस में होता क्या है, लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, हमने बोला कि सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड भी वाटर का फ्लो होगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड भी वाटर का फ्लो होगा, बट अनइक्वल रेट से। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताइए, नेट किधर ज्यादा फ्लो होता है? नेट किधर ज्यादा फ्लो होता है वाटर का? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम वाटर की तरफ। तो बच्चों आप सबको पता है सॉल्वेंट में वाटर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में वाटर उसके कंपैरेटिवली कम होता है। तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। तो बच्चों केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है नेट फ्लो ऑफ, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नेट फ्लो ऑफ। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो। अब बच्चों स्पॉन्टेनियस वर्ड हमने क्यों यूज करा? बिकॉज बच्चों ये ऑस्मोसिस हम करवाते हैं या अपने आप होता है? अपने आप होता है। और बच्चों अपने आप होने का मीनिंग है स्पॉन्टेनियसली होना। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड भी बोल सकते हैं बच्चों, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। या बच्चों लेस कंसंट्रेशन को हम बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन भी। बच्चों आप सबको पता है डाइल्यूट में वाटर ज्यादा ही होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग है मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड बच्चों। तो अब ध्यान से देखिए, वापस से मैं बोल रहा हूं बच्चों केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कि इस स्क्रीन में देखिएगा बच्चों ध्यान से कि osmosis is defined as the spontaneous net flow of solvent molecules through semi permeable membrane from
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड, और लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, और फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो बच्चों डाइल्यूट का मीनिंग वाटर ज्यादा होता है, कंसंट्रेट का मीनिंग वाटर कंपैरेटिवली कम है, और लेस कंसंट्रेशन बोले या डाइल्यूट बोले बच्चों बात एक ही है। तो बच्चों ये मीनिंग क्लियर है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। बच्चों एक बार पूछना, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड बच्चों, जिनको नहीं आ रहे उनको बोल रहा हूं बच्चों अपने सिस्टम को रीलॉग इन करिए, आपको सब आएगी क्योंकि सब बच्चों को आ रही है क्लियरली। तो बच्चों ऑस्मोसिस का मीनिंग क्लियर है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि जिस जब ऑस्मोसिस होता है। अब बच्चों मैं आप सबसे एक चीज पूछूं, बच्चों ऑस्मोसिस में होता है, रूपाली बेटा हायर कंसंट्रेशन केमिस्ट्री में नहीं लिखते हैं, आप बायो में लिखते हो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हायर, ये ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, ये सुनिएगा ध्यान से कि हमने तो पढ़ा है बायो में कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों मैं केमिस्ट्री में भी तो वही बोल रहा हूं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हम क्यों नहीं बोल सकते केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज हम केमिस्ट्री में बच्चों वाटर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन नहीं पढ़ते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। और सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो वाटर ज्यादा तो लेस कंसंट्रेशन, वाटर कम तो मोर कंसंट्रेशन, इसलिए रूपाली बेटा हम उल्टा डेफिनेशन लिखते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे आप। तो ये क्लियर है बच्चों सबको, ऑस्मोसिस होता क्या है? तो बच्चों ये मीनिंग क्लियर है। अब बच्चों आप सबसे मैं पूछूं, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बच्चों ये मुझे बताइए, क्या ऑस्मोसिस जब होता है, ऑस्मोसिस जब होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड नेट फ्लो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, लेकिन बच्चों क्या ये जो ऑस्मोसिस होता है ऑलवेज होता रहता है क्या? नहीं होता, एक स्टेज के आने के बाद रुक जाता है, एक स्टेज के आने के बाद रुक जाता है। जैसे कि बच्चों आप प्लांट्स में बायो में जो पढ़ते हो बच्चों, प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस होता है, लेकिन वो भी एक स्टेज आने के बाद रुक जाता है। तो यहां ध्यान सुनिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में है। बच्चों यहां पर जब ऑस्मोसिस हो रहा था तो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है, आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है, उसका मीनिंग है कि उस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा, उसका उस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा, और जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस रुका, जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस रुका, उसको बच्चों हम बोलते हैं इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग बच्चों हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग सबसे मैं बोल रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा कि वो प्रेशर होता है जो, सिंपल सा बोलूं, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, जो ऑस्मोसिस को रोक दे। और बच्चों ऑस्मोसिस को रोक दे मीनिंग नेट फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जीरो कर दे, मीनिंग दोनों डायरेक्शन में वो इक्वल रेट से होने लग जाए, मीनिंग इक्विलिब्रियम आ जाए। तो बच्चों उसको प्रेशर को इक्वल बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो बच्चों अब हम प्रेशर अप्लाई करते कैसे? एक्सटर्नली बच्चों आप दो तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हैं, टू टाइप्स का ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट मैं बोलूं बच्चों तो आप करते हैं ऑब्जर्व एक्सटर्नली, जो मैं अभी बताने वाला हूं। दूसरा इंटरनली, इंटरनली जो कि प्लांट्स में होता है बच्चों। प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस एक स्टेज के आने के बाद रुक जाता है, और वहां लेकिन हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई नहीं करते, अपने आप एग्जर्ट होता है। तो हम दो तरह के पढ़ेंगे, जो अपने आप एग्जर्ट हो और दूसरा हम एक्सटर्नली अप्लाई करें। तो बच्चों पहले मैं बता रहा हूं एक्सटर्नली अप्लाई कौन सा करते हैं या कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं आप सबसे बोलूं, हमें ऑस्मोसिस को रोकना है,
और रोकने का मीनिंग है नेट फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का दोनों डायरेक्शन में जीरो हो जाए, मीनिंग नेट उनकी स्पीड इक्वल हो जाए, नेट फ्लो जीरो हो जाए। तो बच्चों नेट फ्लो जीरो होने के लिए आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों, मुझे अगर ऑस्मोसिस को रोकना है तो मैं प्रेशर कौन सी साइड एक्सर्ट करूं, सॉल्वेंट साइड एक्सर्ट करूं या सॉल्यूशन साइड? तो बच्चों ऑब्वियस है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचिए, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करें। तो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करें मीनिंग सॉल्यूशन साइड एक्सर्ट करेंगे। अब बच्चों करते कैसे एक्सर्ट हैं वो मैं आपको बताऊं। तो बच्चों यहां देखिए, सॉल्वेंट साइड हमने पिस्टन लाइक अरेंजमेंट लिया है, पिस्टन लाइक अरेंजमेंट लिया है, और इस पिस्टन से हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे हम सॉल्यूशन साइड प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, और जितना, जब प्रेशर अप्लाई करने पर नेट फ्लो जीरो हो गया, तो बच्चों जिस प्रेशर के अप्लाई करने पर नेट फ्लो जीरो हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का, जीरो हो गया, उसको हम बोलेंगे इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये जो प्रेशर है जो हमने सॉल्यूशन साइड एक्सर्ट किया उसको हम बोल देंगे इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मैं डिफाइन करूं, डेफिनेशन, तो द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent into solution through semi permeable membrane। और बच्चों स्टॉप का मतलब है नेट फ्लो जीरो होना, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये डेफिनेशन क्लियर है सबको बच्चों कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस रुक जाता है, और ऑस्मोसिस रुकने का मीनिंग नेट फ्लो जीरो होना होता है। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछूं यहां पर दूसरा क्वेश्चन इसी से एक, बच्चों हमने बोला प्रेशर इतना अप्लाई करा, प्रेशर इतना अप्लाई करा कि नेट फ्लो जीरो हो जाए। अब बच्चों मैं आपसे इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे बताइएगा बच्चों, अगर हम इफ पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दें, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दें, तो मुझे बताइए अब ऑस्मोसिस रुकेगा क्या, अब ऑस्मोसिस रुकेगा क्या? वेरी गुड बच्चों, नहीं रुकेगा। अब किस डायरेक्शन में होगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट या सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन? तो बच्चों अब होगा सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, मीनिंग बच्चों ये ऑस्मोसिस की रिवर्स डायरेक्शन में होने लग गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों इसीलिए रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों ये मीनिंग क्लियर है सबको कि हमने इसलिए बोला था कि जिस प्रेशर को अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस रुक जाए, नेट फ्लो जीरो हो जाए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल बोलते हैं। लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो फिर वो ऑस्मोसिस नहीं रुकता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाता है, नॉर्मल की रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और बच्चों ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है ये हम घर में भी बच्चों प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं, इम्प्योरिटीज को वाटर में से सेपरेट करने के लिए, इम्प्योरिटीज को वाटर में से सेपरेट करने के लिए, और बच्चों सेपरेट करने के लिए वहां पर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बच्चों एसपीएम सबको पता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स मीनिंग इम्प्योरिटीज को पास होने नहीं देगी। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इम्प्योर वाटर में से प्योर वाटर अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज रह जाएंगी उसी में। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि आरओ प्यूरिफायर जो होता है बच्चों वो इसी तरह से वर्क करता है, मीनिंग ये क्लियर है सबको बच्चों। या सॉल्ट वाटर में से भी बच्चों हम सॉल्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब बच्चों कंपनीज का नेम मत बताओ आरओ के, आर वो कैंट हो चाहे कोई एक्वागार्ड हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो तो उसका नेम है, नेम तो आरओ है, काम की चीज तो हमारे
तो ये क्लियर है बच्चों सबको। अब ये तो हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, मीनिंग क्लियर है बच्चों सबको। अब बच्चों इसका एक और क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, क्वेश्चन एक और जो भी एआईपीएमटी में आया था। अनुष्का बेटा, डीसलाइनेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। अब बच्चों इसी का एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन जो एआईपीएमटी में आया था। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि एसपीएम मैं बोल, हमें सबको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं होते, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही ओनली पास होते हैं। अब बच्चों ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये टू टाइप्स की होती हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, टू टाइप्स की होती हैं, मैन मेड एंड, सबसे पूछ रहा हूं बच्चों टू टाइप्स की कौन कौन सी होती है, मैन मेड एंड नेचुरल, मैनमेड एंड नेचुरल। और बच्चों नेचुरल मेम्ब्रेन्स तो वही है जो आप बायोलॉजी में यूज करते हो बच्चों, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो नेचुरल मेम्ब्रेन्स होती है। एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन बच्चों सब ये क्या है, नेचुरल ही होती है, या सेल मेम्ब्रेन बच्चों ये सब नेचुरल। लेकिन बच्चों क्वेश्चन जो आया था एआईपीएमटी में, वो उसने क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं बच्चों, उसने 4 कंपाउंड्स के नेम लिखे थे, 4 कंपाउंड्स के नेम लिखे थे और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव एज एसपीएम, और उसमें ऑप्शन था कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN होल 6। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में पूछा गया था, Cu2FeCN होल 6। या दूसरा एग्जाम्पल बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट, और जो हम घरों में आरओ यूज करते हैं उसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सेल्यूलोज एसीटेट की होती है। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों सबको, ये हमने बोला बच्चों आरओ का मीनिंग क्लियर, ये याद ही रखना है शिवम बेटा। ये तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, सिद्धार्थ मीना बेटा मेरे बायो नहीं थी, मैथ्स थी। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्सटर्नल प्रेशर जो बच्चों अभी हमने पढ़ा, रिवर्स ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर greater than osmotic pressure is applied, the flow of solvent molecules can be proceed from solution towards pure solvents, it means in reverse direction of ordinary osmosis, or reverse osmosis used for the desalination of sea water for getting fresh drinking water। तो बच्चों ये मीनिंग क्लियर है सबको। अब बच्चों ये तो हमने बोला रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस, लेकिन बच्चों हमारा मेन जो काम का है फिजिकल केमिस्ट्री में हम तो कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करते हैं तो हमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने बोला कि एक्सटर्नली हम प्रेशर अप्लाई करके ऑस्मोसिस रोकते कैसे हैं वो हमने पढ़ा। तो बच्चों वो सबको क्लियर है। लेकिन बच्चों प्लांट्स में, प्लांट्स में हम प्लांट्स में नेचुरली एक्सर्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कैसे होता है बच्चों, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा फनल एक्सपेरिमेंट। और बच्चों ये फनल एक्सपेरिमेंट, ये नेम याद रखिएगा, फनल एक्सपेरिमेंट होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि फनल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटली मीनिंग प्रैक्टिकल लैब में हम फनल एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करते हैं फनल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों यहां पर कैसे करते हैं पहले वो बता रहा हूं मैं आपको। तो बच्चों इसमें एक वेसल, स्क्रीन पर देखिए बच्चों ध्यान से, इस वेसल लेते हैं फिल्ड विद सॉल्वेंट, बच्चों एक वेसल लेते हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट लिया, और दूसरा हम लेते हैं बच्चों ट्यूब, ट्यूब मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीनिंग बच्चों ये जो ट्यूब या फनल हमें दिख रही है ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई। तो ट्यूब मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और बच्चों इस ट्यूब के अंदर हम फिल करते हैं सॉल्यूशन। ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन फिल करते हैं, ट्यूब के बाहर सॉल्वेंट होता है। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ट्यूब के जो वेसल है उसमें सॉल्वेंट होता है, जो ट्यूब के अंदर है वो सॉल्यूशन फिल करते हैं, और ट्यूब खुद होती है मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो ट्यूब की बाउंड्री है वो एसपीएम है। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, जो बच्चों ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है बाहर सॉल्वेंट है, वो आर सेपरेटेड थ्रू एसपीएम। तो बच्चों मुझे बताइए इनके बीच में फिर ऑस्मोसिस होगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम। अब मुझे एक और चीज बताइए बच्चों, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड ट्यूब इनटू द ट्यूब होगा या आउट ऑफ द ट्यूब होगा? इनटू द ट्यूब या आउट ऑफ द ट्यूब? वेरी गुड बच्चों, इनटू द ट्यूब होगा, बिकॉज केमिस्ट्री में सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड होता है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। तो बच्चों बाहर सॉल्वेंट है अंदर सॉल्यूशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा बच्चों सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। और मुझे एक चीज बताइए बच्चों, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, जहां वाटर ज्यादा होता है वहां से कम वाटर की तरफ, और जो प्योर सॉल्वेंट है बच्चों ऑब्वियस है उसी में वाटर ज्यादा होगा। शाजिया परवीन बेटा, जहां वाटर ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट ही होगा, तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। अब बच्चों इससे मुझे बताइए ऑस्मोसिस में जो सॉल्यूशन का लेवल था, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं स्क्रीन पे डॉट शो कर, ये जो लाइन शो कर रहा हूं ये शो कर रहा है कि बिफोर ऑस्मोसिस लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द ट्यूब इतना था, अब ये लेवल इंक्रीज होगा। और बच्चों एच लेवल इंक्रीज होने तक होने के बाद ऑस्मोसिस रुक गया, ऑस्मोसिस रुक गया। तो बच्चों आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचिए या केमिस्ट्री में सोचिए कि इस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा इन अ वर्टिकल कॉलम ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। और बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा इन अ वर्टिकल कॉलम ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर होता है फ्लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही ऑस्मोसिस को रोकता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकता है। और बच्चों आपने फिजिक्स में ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है HdG। तो बच्चों ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के इक्वल होगा, और इसमें बच्चों जो H है वो इंक्रीज इन लेवल इन द ट्यूब है, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंटली मेजर करने का फॉर्मूला है। अब बच्चों ये तो एक्सपेरिमेंटली है, लेकिन बच्चों यहां पर हमने फॉर्मूला यूज करना है जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे हैं। मतलब बच्चों केमिस्ट्री में ज्यादा पाई इक्वल्स टू HdG हम यूज नहीं करते हैं, हम इससे ज्यादा यूज करते हैं बच्चों जो वेंटॉफ ने बताया, जो कि वो थ्योरेटिकल है, वो जल्दी आंसर लाता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वेंटॉफ इक्वेशन। और बच्चों वेंटॉफ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि PV इज इक्वल्स टू NRT can be applied to dilute solutions also, can be applied to dilute solutions also if pressure of gas is replaced by pi osmotic pressure, pi V equals to nRT, पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी। तो बच्चों ये पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी जो है ये हम डाइल्यूट इक्वेशंस डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं, या यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों पाई इक्वल्स टू एन बाई वी इंटू आर टी। और बच्चों यहाँ ये जो एन है ये है मोल ऑफ सॉल्यूट,
अपॉन वी है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और बच्चों आप सबको पता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी तो बच्चों हम पाई का फॉर्मूला लिखेंगे मोलैरिटी इंटू आर टी, मोलैरिटी इंटू आर टी। और बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं या सी आर टी भी लिख सकता हूं, लेकिन एम आर टी मैंने लिखा जानबूझ के बच्चों, रीजन उसका मोलैरिटी इंटू आर टी मैंने जानबूझ के लिखा है, उसका रीजन है बिकॉज बच्चों अभी तक हम डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ पढ़ रहे थे, तो वहां हम लिखते थे के एफ इंटू मोलैलिटी, और बच्चों स्मॉल एम लिखते थे, वो भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ही होती है, लेकिन मैंने सी की जगह एम इसलिए लिखा कि हमें ध्यान रहना चाहिए बच्चों कि ये कंसंट्रेशन सी है मोलैलिटी की टर्म में, ना कि स्मॉल एम। तो अगर हम सी मोलैलिटी की टर्म में याद रखेंगे ही तो बच्चों मोलैलिटी इंटू आर टी ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो बच्चों इससे हमें याद भी रहेगा कि कंसंट्रेशन कैपिटल एम में होनी चाहिए, स्मॉल एम में हुई तो पहले कैपिटल एम में चेंज करेंगे क्वेश्चन में। अब बच्चों यहां से मैं आप सबसे पूछूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूं, तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मीनिंग बच्चों जिसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में ज्यादा होगी उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। दूसरा एक और चीज बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, एक और, अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो आर है वो तो गैस कांस्टेंट है, लेकिन ये जो पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी है ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन के लिए गैस कांस्टेंट कैसे काम में ले लिया। वेरी गुड बच्चों, सही सोचा आपने, लेकिन यहां पर इसका रीजन है बच्चों कि जब हम आर की वैल्यू, ये इसके लिए एक्चुअल कांस्टेंट जो होता है बच्चों वो होता है कैपिटल एस, कैपिटल एस, लेकिन इसकी वैल्यू जो आती है वो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और न्यूमेरिकली इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आर गैस कांस्टेंट। तो बच्चों न्यू कांस्टेंट लिखने से अच्छा हम आर इसलिए लिख देते हैं जिससे कि हम आर की वैल्यू को अप्लाई करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी याद होती है, इसलिए हमें नया वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस आर की वैल्यू यहां ध्यान रखिएगा बच्चों यूज करेंगे लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम में। तो यहां ध्यान सुनिएगा बच्चों, एस की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम आती है एक्सपेरिमेंटली। बेदामती बेटा ये मेरी इच्छा से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये एस और आर की वैल्यू कैसे इक्वल आती है ये हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, थियोरेटिकली नहीं बताते, आती है इसलिए हमने लिख दिया कि अलग से कुछ ना याद करना पड़े। अब बच्चों 0.0821 या 0.082 लिखे, बात एक ही है। अब लेकिन बच्चों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के काम की चीज बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा, न्यूमेरिकल के काम की चीज कि यहां पर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका, इसकी कैलकुलेशन या इसको यूज हम इस फॉर्मूले में करेंगे ऑलवेज इन एटीएम, इन एटीएम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? बिकॉज आर की वैल्यू आप लीटर एटीएम में ले रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में होता है, मोलैरिटी में मोल पर लीटर, और आर लीटर एटीएम में ले रहे हैं जिससे कि पाई एटीएम में हो। मीनिंग बच्चों इसका कि अगर आपको क्वेश्चन में एमएम में दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर या टॉर में गिवन है तो आप उसको पहले एटीएम में चेंज करेंगे, 760 से डिवाइड करके फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे पाई को। और लेकिन बच्चों 1 बार, ये बार में अगर हुआ तो 1 बार ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ATM ही होता है, तो ये कन्वर्जन्स भी हमारे बच्चों क्वेश्चन में काम आएंगे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, समझ में आया बच्चों सबको, ये फॉर्मूला ही हमको यूज करना है जो मैंने आपको लिखा, मीनिंग क्लियर है। तो बच्चों इजी सा फॉर्मूला है, पाई इक्वल्स टू एम आर टी,
और बच्चों इस 0.082 को आप याद रखने के लिए 1/12 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो 1/12 भी लिख सकते हैं। लीटर बार वाला यूजलेस नहीं है बच्चों, अगर वो बार में दे दे तो ये लिखते हैं, लेकिन 0.082 ही याद रखो, क्योंकि हम 1 बार को ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 ATM ही मानते हैं। इसलिए ये बच्चों सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों सबको यहाँ तक? अब बच्चों यहाँ तक ये तो हमने सारा पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बच्चों ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसी से बच्चों आप सबको पता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबको याद है बच्चों, फर्स्ट पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, और इसका न्यूमेरिकल कंपटीशन में बहुत आता है, जहां वो बोलता है two solutions are isotonic with each other। तो बच्चों मैं आप सबसे बोलूं, अगर बोलेगा क्वेश्चन में two solutions are isotonic with each other, मीनिंग उसने आपको बता दिया कि both solutions have equal osmotic pressure, equal osmotic pressure। तो बच्चों pi1 equals to pi2 हम लिख सकते हैं फिर, और बच्चों इसी से हम C1RT इक्वल्स टू C2RT लिख सकते हैं। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा या सेम होगा तो RT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन भी इक्वल बोल सकते हैं। या बच्चों इसी को मोल बाय वॉल्यूम की टर्म में भी इक्वल कर सकते हैं, बट बच्चों आपको आइसोटोनिक बोले तो सिंपल सा याद रखिए कि पाई1 इक्वल्स टू पाई2 होता है, इसी को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बच्चों टू सॉल्यूशंस जो हैं बच्चों, जरूरी है क्या क्या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज इक्वल ही हो? तो जरूरी नहीं है। तो अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं हुए तो बच्चों फिर हम उनको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक बोल देंगे, और हाइपर मीन सबको पता है बच्चों ज्यादा होता है। तो बच्चों जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे तो आइसोटोनिक, जब डिफरेंट होंगे तो हाइपर एंड हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक का मीनिंग बच्चों सबको पता है, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, तो नेम ही बताएगा उनका मीनिंग क्या है। तो बच्चों अगर मैं अज्यूम करूं, बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं, इफ pi1 is greater than pi2, if pi1 is greater than pi2, तो बच्चों ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये क्या होगा, हाइपो या हाइपरटोनिक? फर्स्ट सॉल्यूशन बच्चों होगा हाइपरटोनिक, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको हाइपोटोनिक बोल देंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन 1 इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन 2 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। तो बच्चों रटना नहीं है हमको सेकंड वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको, क्योंकि वो अगर बोलता पाई2 ग्रेटर देन पाई1 तो सेकंड वाला हाइपरटोनिक हो जाता, अगर सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता तो सेकंड वाला हाइपरटोनिक फर्स्ट वाला हाइपोटोनिक हो जाता। तो बच्चों मीनिंग क्लियर है सबको यहाँ तक ये? तो बच्चों हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब बच्चों ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसी का एक स्पेशल पॉइंट है, इसी का एक स्पेशल पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको, ये ध्यान सुनिएगा। बच्चों हमने आज ही पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, लिखूं या MRT, बात एक ही है। और बच्चों इस CRT को मैं या MRT को मैं मोल ऑफ सॉल्यूट B अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू RT भी लिख सकता हूं, या बच्चों इसी को मैं मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट B इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू RT, तो एज इट इज रहेगा बच्चों, ये लिख सकता हूं। तो बच्चों मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोलूं, बच्चों अगर मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बच्चों हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं पॉलीमर्स
enzymes and proteins, या बच्चों बोलूं बायोमोलिक्यूल्स, इनका हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, इनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। और मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, आपको डेल्टा टीबी, हमें बच्चों फॉर्मूला पढ़ा के बी इंटू मोलैलिटी, उस मोलैलिटी में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आता है, डेल्टा टी बी भी के एफ इंटू मोलैलिटी, तो वहां भी मोलैलिटी के फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आता है। तो मीनिंग बच्चों हम डेल्टा टी बी से भी मॉलिक्यूलर वेट ला सकते हैं, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किए थे, डेल्टा टी एफ से भी मॉलिक्यूलर वेट ला सकते हैं, पाई से भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान से सोच के बताइएगा बच्चों बायो के अकॉर्डिंग। अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स, एंजाइम्स या प्रोटीन्स फाइंड करना है, तो मुझे बताइए बच्चों सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ या पाई? तो होगी सबसे अच्छी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों होगी बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छी? बिकॉज ये जो बायो में आपने पढ़ा है कि प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, आर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। और टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया या बहुत कम कर दिया तो हो सकते हैं ये प्रोटीन्स या पॉलीमर्स या एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो बच्चों डिस्ट्रॉय हो गए तो आप फिर फाइंड कर ही नहीं सकते मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जिस सब्सटेंस का फाइंड करोगे वही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर हम फाइंड नहीं कर सकते उनका मॉलिक्यूलर वेट। जबकि डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ में बच्चों हमें टेम्परेचर इंक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ता है या टेम्परेचर डिक्रीज करके फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ता है, और हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ को यूज करने में एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर करके भी बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते, मीनिंग टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने की जरूरत नहीं होती ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो बच्चों बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन molecular weight of biomolecules like protein and polymers is osmotic pressure, because osmotic pressure can be easily measured at room temperature at which biomolecules remain in original state। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, समझ में आया? तो बच्चों ये भी क्वेश्चन AIPMT में आया था कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? अब बच्चों ये सारा हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों जिससे क्लियर हो जाएगा हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे। अब बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन भी सही करो विश्वास बेटा। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, सॉल्यूट इज ग्लूकोज। तो बच्चों मोलैरिटी इनटू आरटी लिख सकते हैं। मोलैरिटी की वैल्यू 0.001, आर वैल्यू बच्चों हमें याद रखनी है 0.082, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो बच्चों अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 0.024 एटमॉस्फियर। एटीएम में आंसर होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा
कि ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू तब भी एटीएम में होनी चाहिए, कैलकुलेट करेंगे तब भी एटीएम में ही आनी चाहिए। तो बच्चों ये क्लियर है, सबको समझ में आया, इजी सा क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ ध्यान सुनिएगा, हम कैलकुलेशन में, अब मैं आपको हर क्वेश्चन में, इसके सारे क्वेश्चंस जो बताऊंगा बच्चों, सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और बच्चों 0.024 हो या 0.025 हो, अप्रोक्स में सब करेक्ट है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अंकिता बेटा केमिस्ट्री में एटीएम में ही यूज करो। जागृति बेटा कैलकुलेशन रॉन्ग है, अनामिका आपकी भी कैलकुलेशन रॉन्ग है, निकिता रॉन्ग, जिया सरावगी रॉन्ग, एक का भी करेक्ट नहीं आ रहा, ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो, सब कुछ खुशी खुशी में गड़बड़ करते जा रहे हैं सब। ध्यान से पढ़िए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 7.6 mm। पहली चीज तो बच्चों ये जो 7.6 है, क्या मैं ऑस्मोटिक प्रेशर में डायरेक्टली यूज कर लूं क्या? 7.6 mm को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये mm में है, तो 760 से डिवाइड करके यूज करेंगे। पहली चीज तो बच्चों ये एटीएम में होना चाहिए, कुछ ने अभी गड़बड़ कर ली और खुश हो गए, और आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी ऑप्शन देखकर। तो बच्चों यहाँ 7.6 को पहले 760 से डिवाइड करके ऑस्मोटिक प्रेशर में पुट करेंगे। मलैरिटी को बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, इसलिए मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर पुट कर देंगे। अब बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 मिलीलीटर है बच्चों, तो 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में 1000 चला जाएगा। आर वैल्यू 1/12 लिखे या 0.082 लिखो, आपके ऊपर है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300 पुट करेंगे। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बच्चों, वो हम कुछ नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली करेंगे तो आंसर आएगा 61575 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट आएगा 61575। तो ये क्लियर है बच्चों सबको? अब बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे आपको एक अजम्पशन बताना है, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों। आपको बोला है 1.2% यूरिया सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, परसेंटेज जो होती है वो हमने 3 टाइप्स की पढ़ी है, %W/W, %W/V एंड %V/V। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, राहुल कुमार अग्रवाल बेटा 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ही लेते हैं, अकेला टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री में हर जगह केल्विन में होता है, क्योंकि आर की वैल्यू भी केल्विन में ही लेते हैं हम, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होती है वो। तो बच्चों यहाँ एक ध्यान सुनिएगा, मैं जो अजम्पशन बोल रहा हूं बच्चों, यहाँ परसेंटेज गिवन है ओनली, ये मेंशन नहीं किया कि ये %W/W है या %W/V है। तो स्पर्श बेटा जिन्होंने लिख दिया W/V, उनको बोल रहा हूं, कभी भी डायरेक्ट मत बोलिएगा कि परसेंटेज को %W/V लेते हैं, ये डिसाइड करेगा ओनली क्वेश्चन। अब उसके लिए मैं आपको 2 नोट बता रहा हूं बच्चों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
इन द क्वेश्चंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मीन्स अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल हो बच्चों तो परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज परसेंट डब्ल्यू बाई वी। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर वो परसेंटेज का क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर में है तो उसको परसेंट डब्ल्यू बाई वी अज्यूम करते हैं। बट अगर बच्चों ये ध्यान सुन लीजिए, अगर वो अदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हो, अदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हो, या डेल्टा टीबी का हो, या डेल्टा टीएफ का हो, तो फिर परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ध्यान रखिएगा बच्चों, आगे भी काम में लेंगे हम इसको, या जो हम लास्ट क्लास के न्यूमेरिकल कर चुके हैं वहां भी लेंगे ध्यान से, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। लेकिन अभी क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का है, इसलिए अजम्पशन के अकॉर्डिंग इसको पर 1.2% डब्ल्यू बाई वी अज्यूम करेंगे। और बच्चों इसका मीनिंग सबको पता है, 1.2 ग्राम यूरिया is present in 100 milliliter solution, 100 milliliter solution। तो बच्चों क्वेश्चन डिसाइड करेगा परसेंटेज को क्या लेना है। और बच्चों मास पता चल गया सॉल्यूट का, वॉल्यूम पता चल गया, तो बच्चों पाई इक्वल्स टू एम आर टी को बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू आर टी लिखेंगे। मास ऑफ यूरिया सॉल्यूट 1.2, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 सबको याद है, 100 मिलीलीटर 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर वैल्यू 0.082, टेम्परेचर लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए 350 केल्विन है। कुछ ने तो 300 ले लिया क्योंकि हैबिट हो चुकी है उनकी 300 को यूज करने की, और आंसर एग्जैक्टली आएगा 5.74 ATM, 5.74 ATM। और बच्चों ये जो नोट आपने लिखा इनको हम डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ के न्यूमेरिकल्स में भी काम में ले सकते थे, तो ये वहां भी यूज करना पड़ सकता है आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों सबको। अब बच्चों ये तो हमने किया इसका क्वेश्चन एक और। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी अच्छा क्वेश्चन, सब में हमारे पुराने टॉपिक काम आएंगे। शिवम बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, हेनरीज लॉ पढ़ाऊंगा या नहीं, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं तो आप आगे क्यों पूछ रहे हो। हेनरीज लॉ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बोला कि पढ़ाऊंगा नहीं। सुमित बेटा करेक्ट है आपका। और बच्चों शुगर जो होती है, साक्षी बेटा शुगर कौन सी, शुगर वही होती है जो एक ही होती है। और बच्चों ये गड़बड़ मत करो, शुगर जो होती है वो सुक्रोज होती है, लास्ट क्लास में भी बोला था शुगर जो होती है वो ग्लूकोज नहीं होती है, C12H22O11 होती है शुगर। अब लेकिन बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन में देखिए ध्यान से मोलैरिटी कैपिटल M रिक्वायर्ड है, और आपको गिवन है 2 मोलल मीनिंग स्मॉल m, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो बच्चों हमने मोलैलिटी को पहले मोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा, और इसका रिलेशन बच्चों हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में,
मोलैलिटी स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हमने पढ़ा था बच्चों, फॉर्मूला सबको याद है। और यहां से बच्चों मोलैलिटी को पहले मोलैरिटी में चेंज करेंगे। मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.1 माइनस मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर इज 342 बच्चों याद ही रख लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आंसर आएगा मोलैरिटी का 1.66। मोलैरिटी की वैल्यू आएगी बच्चों 1.66 और ये मोलैरिटी हम ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो बच्चों आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 40। अब बच्चों ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं इसकी बोल सकता हूं कि लेंदी है मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज करने की, बट क्वेश्चन अच्छा है कि आपको याद भी आए कि मोलैरिटी इंटू आरटी करते हैं हम, इसलिए बच्चों हमने सी आर टी नहीं लिखा था कि हमें याद रहे कि कैपिटल एम ही पुट करनी होती ना कि स्मॉल एम। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों सबको। टेम्परेचर लिखा है निकिता बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, देखो स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन। भरत बेटा इतनी बार बोल रहा हूं मोलैरिटी लिख रहे हैं हम, तो नॉर्मैलिटी कहां से आ गई इसमें बीच में। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 30 atm और हमें बोला है फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। मीनिंग बच्चों जिस सॉल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है उसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है हमको। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है उसी का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है और केबी की वैल्यू भी हमें गिवन है। अब बट बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बोला ये भी छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलैरिटी इंटू आर टी, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखेंगे तो केबी इंटू मोलैलिटी। बट बच्चों अब इन दोनों में रिलेशन लाने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इसमें हमें ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है ना कैपिटल एम स्मॉल एम गिवन है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका पहले वाला क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं बच्चों, सुन लीजिए। कोई कमेंट बॉक्स में मत लिखिए कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया, तो ध्यान से देखिए बच्चों। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन द क्वेश्चन थी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन द क्वेश्चन थी, सॉल्यूट का नेम भी गिवन था। इसलिए हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन यूज करके मोलैरिटी को फाइंड किया था। बट बच्चों अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो और स्मॉल एम कैपिटल एम यूज करने हो तो अच्छा है डेंसिटी ना दे, अच्छा है डेंसिटी गिवन ना हो। Because if density of solution is not given in the question, then we assume
स्मॉल m इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल M। तो बच्चों ये अजम्पशन ध्यान रखिएगा कि अच्छा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो तो हम स्मॉल m कैपिटल M को सेम अज्यूम कर लेंगे, और बच्चों सेम अज्यूम कर लेंगे तो मोलैलिटी मोलैलिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 30, डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर वैल्यू 0.082, टेम्परेचर इज 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय केबी विच इज 0.5। तो बच्चों डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और बच्चों डेल्टा टीबी हमें पता है boiling point of solution minus boiling point of solvent which is water, तो TB will be 100.6 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड की। तो बच्चों जब भी ये सुन लीजिए बच्चों, जब भी टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हो तो आप तो दोनों के फॉर्मूले लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर ऑलवेज आएगा डाटा पुट करने के बाद। तो बच्चों ये क्लियर है। तो बच्चों ये समझ में आया मनीष कुमार बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन थी, और गिवन थी तो फिर यूज करनी पड़ेगी, ये मत सोचिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये क्लियर है। और बच्चों इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं थी इसलिए हमने अज्यूम नहीं करा। और बच्चों सिद्धार्थ मीना बोला ना बेटा अगर गिवन ना हो तो फिर तो फॉर्मूले को, गिवन हो तो फॉर्मूले को यूज करना है मोलैलिटी मोलैलिटी के। अब बच्चों जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। ये भी छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज ध्यान से। विश्वास बेटा ऑलमोस्ट ही इक्वल बोलते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आती। इस क्वेश्चन में आपको बोला है टू सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन बच्चों यूरिया का है, सेकंड सॉल्यूशन है बच्चों सुक्रोज सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन सुक्रोज है। मीनिंग बच्चों टू सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, और आपको बोला है बच्चों इनको मिक्स विद ईच अदर किया। तो फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मीनिंग बच्चों टू सॉल्यूशंस ऑफ यूरिया एंड सुक्रोज को मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। उसके पहले बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे बताइएगा। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन में मोल N1 है, सेकेंड सॉल्यूशन में मोल N2 है सॉल्यूट के, तो बच्चों सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, मिक्सिंग के बाद मोल कितने हो जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, ऐड होंगे, सबने करेक्ट बताया, N1 प्लस N2 होंगे मिक्सचर के मोल। अब बच्चों रीजन भी मुझे बता दीजिए क्यों N1 प्लस N2 हुआ, वाई N1 प्लस N2। वेरी गुड, बिकॉज ये नॉन रिएक्टिंग है इसलिए मोल्स तो ऐड ही होंगे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपको बोला फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसको मैं V1 बोल सकता हूं 100 मिलीलीटर है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 6 atm π16 है, और 100 मिलीलीटर सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 2.4 atm है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि मोल हमने बच्चों पढ़ा है पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी, हमने आज ही पढ़ा। अब बच्चों पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी, तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं एन इक्वल्स टू पाई वी बाई आर टी, पाई वी बाई आर टी। और बच्चों पाई वी बाई आर टी को N1 N2 की जगह लिख दे तो बच्चों पाई वन वी वन बाई आर टी लिख सकते हैं, पाई टू वी टू बाई आर टी लिख सकते हैं। और बच्चों मिक्सचर का जो पाई होगा वो पाई इंटू वी मिक्सचर बाई आर टी लिख सकते हैं।
और बच्चों टेम्परेचर हमने इसमें कांस्टेंट लिया है, बिकॉज टेम्परेचर के लिए कुछ नहीं लिखा कि वो वेरिएबल है। और बच्चों दोनों में आप देखेंगे दोनों साइड्स 1/RT कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला रह जाएगा बच्चों π1v1 प्लस π2v2 इक्वल्स टू पाई इंटू वी मिक्सचर। बच्चों ये सबको समझ में आया कैसे लिखा ये वाला फॉर्मूला? डायरेक्ट याद रखिएगा बच्चों, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, बट जब भी मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन हो तो बच्चों आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। और बच्चों इससे ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा 4.2 atm। तो बच्चों सबको क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट याद रखिएगा, मिक्सचर टू सॉल्यूशंस को मिक्स करके रिजल्टेंट मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो π1v1 प्लस π2v2 इक्वल्स टू पाई इंटू वी। सबको क्लियर है बच्चों यहाँ तक ये? अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो हमने थ्योरी पढ़ी। सुमेगा बेटा, वॉल्यूम लीटर में लो चाहे मिलीलीटर में लो, दोनों साइड्स मिलीलीटर कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, शिवम बेटा डायरेक्ट नहीं कर सकते 6 + 2.4, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का सम हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने मोल सम पढ़े हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिंग है। भरत बेटा अपने सिस्टम को रिफ्रेश करो, क्योंकि सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन तुम्हारे को छोड़कर। यार री लॉग इन कर लो, री लॉग इन करो, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है। स्वाति सिंह बेटा आर की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो हमने यूज करनी नहीं थी क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अनुष्का बेटा अगर रिएक्टिंग होंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में ही नहीं पढ़ेंगे हम उनको, क्योंकि सॉल्यूशन का मीनिंग ही नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है। अब बच्चों इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज बस ध्यान से पढ़िएगा। और बच्चों ये बिटवीन पी जो है एक्चुअल में है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, मैं इसको पाई कर देता हूं बच्चों। पाई एंड कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट किया, अब उसकी स्लोप की वैल्यू गिवन है और ये स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। तो फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों हमें जो फॉर्मूला आता है आप तो वही लिखिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है उसका। अब लेकिन बच्चों यहाँ यूनिट देखेंगे आप, कंसंट्रेशन। अच्छा बच्चों मैं आप सबसे पूछा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये इस क्वेश्चन में पॉइंट था कंसंट्रेशन। बच्चों मुझे बताइए यहाँ मोलैरिटी है क्या? इस क्वेश्चन में मोलैरिटी है क्या? कंसंट्रेशन नहीं है, ये है मास बाय वॉल्यूम। ये सी जो है बच्चों वो है मास बाय वॉल्यूम, ग्राम पर सीसी। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो वॉल्यूम हमने लेना है यहाँ पर सीसी, और बच्चों सबको पता है सीसी और मिलीलीटर सेम होते हैं, लीटर नहीं होता ये। तो बच्चों फॉर्मूले को भी मास की टर्म में लिखे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन सीसी। बट बच्चों पुट तो मलाटी में फॉर्म वॉल्यूम लीटर में ही करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब बच्चों यहां से आप देखिए ध्यान से कि ग्राम पर सीसी है, तो बच्चों मास जो लेते हैं वो तो ग्राम में ही लेते हैं। तो क्वेश्चन ने जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है ये ग्राम पर सीसी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू 1000 इंटू RT बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू कंसंट्रेशन C। और बच्चों ये है अब ग्राम पर सीसी में। तो बच्चों ये मीनिंग क्लियर है सबको यहाँ पर? ग्राम पर प्रथम बेटा आपका करेक्ट है। अब यहां से आप देखो बच्चों पाई जो है वो वाई पर है, सी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सीसी है एक्स। और बच्चों आपको दिख रहा है कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन भी प्रूव कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, और कंपेयर करेंगे तो बच्चों स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1000 RT/m। और बच्चों स्लोप की वैल्यू 1000 RT/ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लिख देंगे। तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम फाइंड कर सकते हैं यहां से, बिकॉज स्लोप की वैल्यू हमें गिवन इन द क्वेश्चन है। और आर वैल्यू बच्चों 0.082 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में 300 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻³ -3।
और कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे बच्चों 5.6 इंटू 10⁻⁶ ग्राम पर मोल। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। और बच्चों इसमें इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो तो 0 है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। तो बच्चों ये समझ में आया। तो बच्चों ये हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों जितने टाइप के हम ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस में चेंज कर सकता हूं, हर क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ चेंज किया, ग्राफ भी पढ़ा, सबके पढ़े हमने बच्चों क्वेश्चन, ये सबको क्लियर है। तो बच्चों ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी इन्हीं को फिर हम यूज करते हैं। तो बच्चों आप कर लेंगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक हमने पढ़ी बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं अभी तक हमने बच्चों पढ़ाते, ध्यान सुनिए बच्चों, अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ी है वो सब नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अभी तक हमने पढ़ी है नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब नॉर्मल का मीनिंग होता है बच्चों जब सॉल्यूट का ना तो डिसोसिएशन होता है इन सॉल्यूशन, ना ही एसोसिएशन होता है, मीनिंग उसके मोल्स जितने हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में भी उतने ही मिलते हैं। अब बच्चों ये हमने क्यों बोला? बिकॉज बच्चों हमने सबने पढ़ा है, बच्चों हमने पढ़ा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं। बच्चों ये ध्यान से पढ़िएगा आज का, क्योंकि इसी पर बेस्ड है नेक्स्ट क्लास का सारा जो हम आज पढ़ेंगे। बच्चों ये हमें आ गया, नेक्स्ट क्लास बहुत इजी, इसलिए आज वाला ध्यान से पढ़िए। बच्चों हमने पढ़ा है सबने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों चारों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं जो, उन सब में आप देखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। तो बच्चों यहां ध्यान सुनिएगा, बच्चों मैं आप सबसे बोल रहा हूं अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन सेम रहते हैं, सेम रहते हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, मतलब कांस्टेंट रहेंगी, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा। बट बच्चों अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो गए तो फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो गए तो फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे जो पूछता जाऊं मुझे बताते जाइए बच्चों। मैं आपसे बस सिंपल सी चीजें पूछ रहा हूं बच्चों, जो हम पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। अगर बच्चों मैं 1 मोल शुगर इन वाटर डिसॉल्व करता हूं, 1 मोल शुगर इन वाटर डिसॉल्व करता हूं, तो मुझे बताइए शुगर के वाटर में कितने मोल्स मिलेंगे? वेरी गुड बच्चों, 1 मोल शुगर ही मिलेंगे इन सोल्यूशन, 1 मोल शुगर ही मिलेंगे इन सोल्यूशन। मीनिंग बच्चों इन्होंने नो चेंज इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज शो किया, और नो चेंज का मीनिंग है ना इनका डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ। और बच्चों हमने बोला था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसका मीनिंग होता है बच्चों जो ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। तो बच्चों जब अभी तक हमने बच्चों सबको ध्यान है, हमने क्वेश्चंस जो पूरे अभी तक किए सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में बच्चों हमने किए यूरिया, ग्लूकोज, शुगर या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया ग्लूकोज शुगर मीनिंग सुक्रोज, और या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के
मीनिंग बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है? व्हेन अ सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और associate in solution then it shows normal colligative properties। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉर्मल, क्योंकि ना तो सॉल्यूट डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट। दूसरा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी। कैलकुलेटेड क्यों बोला? बिकॉज बच्चों हमने इनके फॉर्मूले पढ़े हैं, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, और फॉर्मूलेज की हेल्प से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बच्चों फॉर्मूलेज की हेल्प से या थ्योरेटिकल फॉर्मूलेज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों जब थ्योरेटिकल फॉर्मूलेज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो इनके दो नेम और बोलते हैं, कैलकुलेटेड क्योंकि फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और वो फॉर्मूलेज थ्योरेटिकली डिराइव्ड होते हैं, थ्योरेटिकली डिराइव्ड होते हैं, इसलिए उनको थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा तीनों नेम एक ही है। नॉर्मल या कैलकुलेटेड क्यों बोला सबको क्लियर है, थ्योरेटिकल क्यों बोला क्योंकि थ्योरेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बच्चों अब मैं आपको बोलूं NaCl, और बच्चों साथ में सॉल्वेंट भी चेक कीजिएगा किसमें मिला रहे हैं। सॉल्ट को इन वाटर ऐड किया तो बच्चों सबको पता है वो Na+Cl- आयंस में ब्रेक हो जाएगा, मीनिंग इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो बच्चों हमने 1 मोल NaCl ऐड किया, लेकिन बच्चों सॉल्यूशन में हमें मिलेंगे 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन, 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन, मीनिंग बच्चों टोटल हमें सॉल्यूशन में 2 मोल आयंस मिलेंगे बच्चों। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब डिसोसिएशन हुआ तो सॉल्यूट जो होंगे वो आयंस हो जाएंगे ना कि मॉलिक्यूल। 2 मोल आयंस इन सॉल्यूशन मिलेंगे। अब बच्चों मुझे बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल से ज्यादा आ जाएंगी, नॉर्मल के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। तो बच्चों इन्होंने नॉर्मल से डिफरेंट बिहेवियर शो किया, इसलिए इनको बोल देते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या बच्चों थर्ड एग्जांपल देखिए, एसिडिक एसिड को, अब लेकिन यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में सॉल्वेंट है वाटर, लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में एसिडिक एसिड को ऐड कर रहे हैं इन बेंजीन, और बेंजीन सॉल्वेंट जब होता है ओनली तो एसिडिक एसिड के 2 मोल एसोसिएट होकर डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। एसोसिएट मतलब अटैच्ड हो जाते हैं और डाइमर बना लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना लेते हैं। बच्चों ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, अभी हम ऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे, तो ध्यान रखो। तो 2 मोल एसिडिक एसिड कंबाइन होकर डाइमर बना लेता है, मीनिंग बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मोल डाइमर बनता है। बट बच्चों और बच्चों ये ध्यान रखिएगा एसिडिक एसिड का डाइमराइजेशन ओनली इन बेंजीन होता है। तो बच्चों अब मुझे एक चीज बताइए, 2 मोल एसिडिक एसिड मिलाने पर 1 मोल डाइमर मिलता है, लेकिन बच्चों 1 मोल ऐड करने पर हाफ मोल। वेरी गुड बच्चों, कि 2 मोल से 1 मोल तो 1 मोल से हाफ मोल डाइमर इन सॉल्यूशन मिलता है। तो बच्चों अब मुझे बताइए यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए जितने ऐड किए थे उनसे, और डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल से कम हो जाएंगी, नॉर्मल से कम हो जाएंगी, मीनिंग फिर इन्होंने बच्चों नॉर्मल से डिफरेंट बिहेवियर शो किया, इसलिए हम इनको बोल देते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो बच्चों अब मैं इसको समराइज करूं सेकंड एंड थर्ड में, यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों कि डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ, और बच्चों इसका मीनिंग अब व्हेन अ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट
in solution, then it shows abnormal, abnormal। लेकिन बच्चों इनके टू नेम्स हमने और बोले, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल। तो बच्चों ये बाकी दो नेम भी याद रखिएगा। एबनॉर्मल नॉर्मल तो हमें याद रहते, लेकिन एबनॉर्मल को ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला? बिकॉज बच्चों कि हमने एक्सपेरिमेंट किया NaCl और एसिटिक एसिड का इन बेंजीन, तो हमने ऑब्जर्व किया कि इनके मोल इन सोल्यूशन डिक्रीज या इंक्रीज हो गए। तो बच्चों हमने ये सब जो सेकंड थर्ड एग्जांपल में किया वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करके हम लाते हैं, पता कर सकते हैं एबनॉर्मल को, इसलिए बच्चों हमने उनको ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल बोला। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अब हमने फर्स्ट, वापस बोल रहा हूं बच्चों, हमारा जो काम की चीज है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के तो फॉर्मूले पढ़े हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के तो फॉर्मूले पढ़े हैं, बट एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं लैब में तो हमारे पास कोई फॉर्मूले नहीं होते। तो इन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास ओनली नॉर्मल का है। अब बच्चों फॉर्मूला जब नॉर्मल का है तो उन्हीं की हेल्प से फाइंड करना पड़ेगी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उन्हीं की हेल्प से फाइंड करनी पड़ेगी। अब उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन, एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन, और वो होता है बच्चों मैथमेटिकल वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। और बच्चों ये जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये पढ़ लीजिए बच्चों ध्यान से बस। वेंट ऑफ फैक्टर होता है एबनॉर्मल टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीनिंग एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो। बट बच्चों ज्यादा आपको नेम यहां मिलेंगे, एबनॉर्मल नॉर्मल से ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे बाकी दो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीनिंग बच्चों ये वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने 4 टाइप की पढ़ी है, तो उन चारों में से कोई भी एक का रेशियो ले सकते हैं हम, या बच्चों यहीं से हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड, ये सबको बच्चों क्लियर है जो दिख रहा है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू I into calculated colligative property, I into calculated colligative property। अब बच्चों यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस सिंपल सा फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा बच्चों। अभी हैंडआउट में सब दे दूंगा, आकाश तिवारी बेटा पढ़ लो बस ध्यान से भी, क्योंकि ये हमें समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास बहुत इजी, इसलिए सबसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों अभी बहुत ध्यान से पढ़िए, बीच में कुछ मत सोचिएगा, कुछ मत पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, सब मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, सब सब आपकी चीजें जो डाउट्स हैं कल के लिए मैं सब अभी डिस्कस कर लूंगा। पहले आप पढ़ लीजिए, observed colligative property equals to Van't of factor into calculated colligative property। अब बच्चों मैं आप सबसे बोलूं, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की पढ़ी है, 4 टाइप्स की पढ़ी है। अब बच्चों यहां पर फर्स्ट मैं आपको बोलूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बच्चों P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट ऑब्जर्व्ड है। बच्चों मैं अगर ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लाना चाहूं तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, आई वेंट ऑफ फैक्टर इनटू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, ये लिखूंगा बच्चों, सबको क्लियर है, इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं यहां से, ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू कैलकुलेटेड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बच्चों जो कैलकुलेटेड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला हमें पता है इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पर,
अब बच्चों ध्यान रखिएगा, बार बार हम ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मीनिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मीनिंग एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी, या बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं आई इंटू एन बी बाई एन ए भी, एन बी बाई एन ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एन ए प्लस एन बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सॉल्वेंट मोल्स ही होता है। तो बच्चों क्लियर है सबको? और बच्चों इसमें हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। तो बच्चों जैसे हमने इसका फॉर्मूला लिखा, तो सेम वैसे बच्चों डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों डेल्टा टी एफ जो है वो आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों पाई इंटू आई इंटू मोलैरिटी इंटू आर टी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चारों फॉर्मूलेज जो हैं यही हमको याद रखने हैं। और बच्चों आप तो अब बच्चों ये एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूले हैं ये हमने सौरभ कुमार बेटा ये पढ़ चुके हैं। हम एन ए प्लस एन बी को एन ए कैसे लिखते हैं तुमने रिवाइज ही नहीं करी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ वहां हम पढ़ चुके इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था। अब बच्चों काम की चीज सुनिएगा बस बच्चों, बस 5 मिनट ध्यान से देख लीजिए, बस 5 मिनट में बोल रहा हूँ, अभी टाइम मत देखिए, बस मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि ये जो चारों फॉर्मुलेज हैं ये हमने बोले एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के। अब बच्चों हम इन चारों फॉर्मुलेज में देखेंगे तो पहले वाले फॉर्मुलेज और इन फॉर्मुलेज में डिफरेंस है ओनली वेंट ऑफ फैक्टर का, ओनली वेंट ऑफ फैक्टर का डिफरेंस है। तो बच्चों अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड कर ले तो हम इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को भी फाइंड कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो हमने पढ़ लिया कि एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होता है। तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर जो हमने अभी पढ़ा बच्चों उसी को मैं वापस बोल रहा हूं। हमने बच्चों पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, जो ये ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ये ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होंगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन? आफ्टर। तो बच्चों इन्हीं का रेशियो हम बोल सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जबकि बच्चों कैलकुलेटेड में होता है नॉर्मल बिहेवियर, मतलब जब मोल चेंज नहीं होते मीनिंग बिफोर वाले, तो वहां हम बोल सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और बिफोर वाला हमने क्यों बोला बच्चों? क्योंकि बिफोर में मोल चेंज नहीं होते। तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर का ये सेकंड वाला फॉर्मूला हमने कैसे लिखा सबको समझ में आया बच्चों सबको? या सिंपली बोलो शॉर्ट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर अपॉन बिफोर होता है। सिंपल सा शॉर्ट में बोले तो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर अपॉन बिफोर। अब लेकिन बच्चों मैं आपको बोलूं इसको थर्ड फॉर्मूले में चेंज करें। अच्छा बच्चों मैं आप सबसे अगर बोलूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में क्या रिलेशन होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में क्या रिलेशन होता है?
मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों रीजन बता सकते हैं क्या क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। मास बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स। और बच्चों मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मॉलिक्यूलर वेट के तो ऑब्वियस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बच्चों काम की चीज यहां ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स होगी, और जो कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स होगी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर जो थर्ड फॉर्मूला है बच्चों वो ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड होगा या कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड होगा? ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड या कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड होगा? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, फर्स्ट सेकंड में तो ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड होता है, आफ्टर अपॉन बिफोर होता है, लेकिन थर्ड में बिफोर अपॉन आफ्टर, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्स है। और बच्चों इस लास्ट का वेंट फैक्टर के फॉर्मूले का याद रखिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन एआईपीएमटी में आ चुका है नीट में, जहां उसने कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट खुद ने दिए थे, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट भी खुद ने दिया था, अब बोला था वेंट ऑफ फैक्टर इज। तो बच्चों आपको छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखना था कि कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? अब बच्चों में एक लास्ट बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों सबसे। बच्चों अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें मिल जाए तो बच्चों हम इन चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाए तो मुझे बताइए बच्चों, मैं आप सबसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? वन। वेरी गुड, बिकॉज बच वन, जीरो नहीं। किसने लिखा जीरो? टू भी नहीं होगा अभिराज। बच्चों आप खुद सोचिए, आफ्टर अपॉन बिफोर करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर लाने में, तो बच्चों आफ्टर भी 1 मोल शुगर, बिफोर भी 1 मोल, तो 1/1 बच्चों 1 ही आएगा, मीनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन बच्चों डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर 1 आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा? आप खुद देखिए बच्चों, NaCl के आफ्टर 2/1 तो वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1। लेकिन बच्चों थर्ड केस में देखिए एसोसिएशन में लेस देन 1, ½ तो 0.5। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि इफ डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। तो बच्चों यहां पर आई विल बी जीरो नहीं होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि आफ्टर अपॉन बिफोर मोल्स करेंगे तो 1/1 सेम होंगे तो 1 आता है, जीरो नहीं आता है। और इन्हीं को बच्चों हम बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कई बार बच्चों वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लिख देता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर होंगे तो वो ना डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते हैं। या बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग होता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों इनको जब वाटर में मिलाते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? और एसोसिएशन में सॉलिड पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा। ये ठीक है बच्चों? तो यहां तक पढ़िएगा बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बच्चों कल से आपकी ऑफलाइन, जिन्होंने जिन्होंने ऑफलाइन के लिए अपनी परमिशन दी थी उनकी कल से ऑफलाइन क्लासेस होगी। और बच्चों मॉर्निंग में गर्ल्स की होगी क्लास ओनली, बॉयज की इवनिंग में होगी। गर्ल्स की मॉर्निंग में होगी 7 to 12 और इवनिंग में बॉयज की होगी 2 to 7। ठीक है बच्चों, मैसेज नहीं मिला कोई बात नहीं, मैंने बता दिया बच्चों आपको
कि गर्ल्स की मॉर्निंग में होगी 7 to 12, समर्थ में होगी सेकंड फ्लोर, समर्थ में होगी सेकंड फ्लोर, जबकि बॉयज की होगी बच्चों इवनिंग में 2 to 7। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन बच्चों ये जो हमने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।